कल हमने आपको बताने का काम किया बिहार स्पेशल, जो हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। तो हमने बताया कि वहाँ गुप्त पीरियड के जस्ट बाद गुप्तोत्तर काल की शुरुआत हुई। गुप्तोत्तर काल में हमने देखा परवर्ती गुप्त, ठीक है, मौखरी बताया। मौखरी के बाद आपको शशांक, गौर नरेश शशांक के बारे में बताते हुए बताया कि आने वाला टाइम में जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है 647 एडी में, तो बिहार क्या संपूर्ण भारत, उत्तर भारत का मैं बात करता हूं कि अराजक स्थिति में है। समझ आ रहा होगा। इसी क्रम में क्या होता है कि बंगाल की जनता द्वारा गोपाल नामक व्यक्ति को, समझ आ रहा होगा, सत्ता पर स्थापित कर देता है और वहीं से पाल वंश की शुरुआत होती है। यहीं तक कल हमने क्लास को रखा था आपकी पाल वंश। तो पाल वंश में हमने पढ़ा कि पाल वंश की संस्थापक, ये जो एरिया होगा बिहार का हिस्सा होगा ही, इसमें बंगाल का हिस्सा होगा, कुछ उत्तर प्रदेश का हिस्सा भी आपको दिखाई पड़ेगा। यहां तक कि आगे जो धर्मपाल के आगे जो देवपाल शासक बनेगा तो उड़ीसा का कुछ हिस्सा आ जाएगा, प्रयाग ज्योतिषपुर असम का हिस्सा आ जाएगा। इस तरीके से इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में, यहां तक कि मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख यहां तक बताता है कि सेतुबंध जो है कि वह मतलब तमिलनाडु के शिष्य तक भी इसका साम्राज्य विस्तार था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। तो अब जो हम कहते हैं कि छोटी पॉइंट बात करें कि एग्जाम बेस्ड में, तो पाल वंश को हम कैसे याद रखें। सबसे बढ़िया एकदम आसान सा व्यक्ति है, एक वंश है जो शासन कर रहा है एक क्षेत्रों पे। इसका पहला शासक याद रखिएगा कि पाल वंश का संस्थापक कौन है, गोपाल। दूसरा क्वेश्चन बनने की जो संभावना है कि यह मतलब जनता चयनित शासक कौन होता है, तो गोपाल। समझ में आ रहा होगा। गोपाल का क्या उपलब्धि है, तो बस आपको याद रखना है कि यह जो शासक है, जनता चयनित शासक है, वह आपको उदंतपुरी महाविहार की स्थापना किया। तीसरा पॉइंट तो पूछेगा कि उदंतपुरी महाविहार की स्थापना किसने किया, तो गोपाल ने। फैक्चुअल चीज आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति का तीन काम को याद रखिएगा। बंगाल, मिथिला और बिहार के हिस्से पे उसने एक साथ क्या किया, शासन किया। यहां तक की बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ रहे होंगे। दूसरा जो महान पर्सन है धर्मपाल, ठीक है। धर्मपाल क्या हुआ कि 783 से 815 एडी तक शासन किया। पाल वंश का दूसरा महान शासक है। अब दूसरा व्यक्ति के बारे में आप एक हो गए। अब दूसरा व्यक्ति के बारे में बताया कि इनका ये उपलब्धि रहा। प्रारंभ में जो संसाधन होगा, जिस तरीके से सैन्य बल होगा, उस हिसाब से अपना कार्य किया। दूसरा जो शासक बना, दूसरा जो शासक है आपका धर्मपाल। ये जो धर्मपाल शासक है, इसकी क्या उपलब्धि समझ में आ रहा होगा। यह 783 से लेकर 815 एडी तक बंगाल, बिहार, कुछ उत्तर प्रदेश के हिस्से पर शासन करता है। तो इसकी उपलब्धि पहला देखिएगा कि पाटलिपुत्र, ठीक है, से विजय स्कंदावर की स्थापना की पाटलिपुत्र में, और यहीं से इसने क्या किया कि अपने क्षेत्रों को विस्तार करना शुरू कर दिया। पहली लाइन याद रखिए। तो पूछेगा कि पाटलिपुत्र में विजय स्कंदावर की स्थापना किसने किया, तो धर्मपाल। सर विजय स्कंदावर क्या है? मतलब विजय अभियान, स्कंदावर का मतलब है कि यहाँ से अब हम आगे बढ़ने का शुरुआत करेंगे। विजय स्कंदावर की शुरुआत किया, यहाँ से आगे बढ़ने का काम करता है। अगला जो इसका उपलब्धि होता है कि कन्नौज, पहले भी हमने चर्चा किया है। पुष्पवती वंश समझ में आ रहा होगा, या वर्धन वंश का चर्चा की है, हर्षवर्धन का चर्चा की है, कन्नौज का है। तो हमने कहा कि एक पीछे लाइन बताया था कि ह्वेनसांग जब पाटलिपुत्र पहुंचता है तो वह कहता है कि पाटलिपुत्र का वह वजूद अब नहीं रह गया है। समझ में आ रहा होगा। ह्वेनसांग के बारे में डिटेल बताया था, लेकिन अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसने क्या किया कि साम्राज्य विस्तार करने को चाह रहा था। अब पाटलिपुत्र की जगह पे कन्नौज ने एक अपना बेहतर स्थान बना लिए हुए था, और सभी शासक चाहे पश्चिम से हो या पूरब से हो या साउथ से हो, चाहते थे कि उनका कन्नौज पे अधिकार हो। रीजन क्या था कि यह गंगा यमुना द्वाब का बेल्ट था। समझ में आ रहा होगा। रीजन कन्नौज पे अधिकार करने का मुख्य उद्देश्य था कि गंगा यमुना द्वाब का जो बेल्ट है, फर्टिलाइज एरिया है, इस पर अगर हमारा अधिकार हो जाता है तो यह जो रूट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेहतर है, एग्रीकल्चर के लिए बेहतर है। आप प्राचीन काल में भी आप सेकेंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण का भी बात आपने यहाँ पढ़ रखा है। तो इस उद्देश्य से यह जो गंगा यमुना का द्वाब है, इस पर मेरा अधिकार अगर हो जाता है
तो ज्यादा से ज्यादा राजस्व आएगा, हम आगे भी फैल सकते हैं। इसी उद्देश्य से धर्मपाल ने क्या किया कि कन्नौज पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद क्या हुआ कि इंद्रायुध को हटाकर, जो कन्नौज का शासक था, उससे चक्रायुध को स्थापित किया। अपने अनुकूल जो शासक, कमजोर शासक रहा होगा, उसको बैठाने का काम किया। तो पूछेगा कि कन्नौज पे कौन सा शासक है जो जिसे हटाकर दूसरे शासक को स्थापित किया, तो उसका नाम पूछा जा सकता है। तो इंद्रायुध को हटाकर चक्रायुध, शासक कौन है? धर्मपाल। इतना याद रखना है। फिर हमने कहा कि कन्नौज में ही इसने दरबार लगाया था, ठीक है। और जब दरबार लगाया तो 20 राज्यों का छोटे छोटे राजा या सामंत उस समय जो रह रहे होंगे वो आता है उसके दरबार में, समझ में आ रहा होगा। और आने के बाद क्या किया कि उसने अपने आप को उत्तरापथ स्वामी, मतलब संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी कौन है? धर्मपाल। समझ में आ रहा होगा। और कन्नौज के उद्देश्य से ही इसी के समय में आपको दिखाई पड़ेगा त्रिपक्षीय संघर्ष। समझ में आ रहा होगा। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत पाल वंश धर्मपाल के समय में हुआ। एक यहां मान लिया जाए कि कन्नौज है, ठीक है, तो यह पूरब से बढ़ रहा है, पूरब के हिस्सा से। यहां पे आपको दिखाई पड़ेगा पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार वंश, दूसरा जो है गुर्जर प्रतिहार वंश। साउथ से देखेंगे कि आपको राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग पहले शासक था, स्थापित शासक था, स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। उसी का एक क्रम का अगला शासक है ध्रुव। समझ में आ रहा होगा। तो पूछेगा आपसे कि पाल वंश की किस शासक के समय त्रिपक्षीय युद्ध की शुरुआत हुई, तो सीधा कहना है धर्मपाल। और यह युद्ध जो हुआ कन्नौज के लेकर हुआ। कारण क्या था कि वह गंगा यमुना द्वार पर अधिकार करना चाह रहे थे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा होगा। और यह पहले जो कन्नौज पे त्रिपक्षीय संघर्ष युद्ध हुआ तो 5 शासक धर्मपाल की हार हो गई। समझ में आ रहा होगा। गुर्जर प्रतिहार की जीत होती है, लेकिन वह राष्ट्रकूट से हार जाते हैं, राष्ट्रकूट से हारने का काम करते हैं। लेकिन उस कहानी को लंबा हम नहीं ले जाएंगे, तो फैक्चुअल चीज है, उसको आपको जोड़कर बताने का काम कर रहे हैं। इस शासक ने धर्मपाल के समय में एक बौद्ध धर्मावलंबी है, बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा संरक्षण मिलने का काम हो रहा है। बौद्ध धर्म में क्या हुआ कि इसने बौद्ध धर्म की एक शाखा है तंत्रवाद। तंत्रवाद समझ में आ रहा होगा। तंत्रवाद को बढ़ाने का काम किया, उसको फैलने फूलने में के लिए प्रयासरत रहा। इसके साथ साथ आपको दिखाई देगा यही ऐसा शासक है नालंदा बिहार को उसकी खर्च के लिए 200 गांव दान में देता है कि जहां से राजस्व प्राप्त हो और यह विश्वविद्यालय आगे बढ़ने का काम करे। बात समझ में आ रहा होगा। फिर हमने लिखा कि ऐसा शासक था कि शिक्षा को ध्यान में रखते हुए भागलपुर में विक्रमशिला महाविद्यालय का स्थापना किया और सोमापुर महाविहार की स्थापना किया। पूछेगा कि विक्रमशिला और सोमापुर महाविहार की स्थापना किसने किया, तो सीधा आपके माइंड में आना चाहिए कि वह शासक है धर्मपाल। ऐसे ही याद करते चलिएगा। फिर आपको दिखाई पड़ेगा कि इसी धर्मपाल के समय में आपको एक चीज और आपको याद कर लेना चाहिए कि एक मूर्ति कला का नई तकनीक विकसित हुआ और वह 2 व्यक्ति थे, नालंदा के धीमन और विठपाल, ठीक है, कि कांस्य मूर्तियों को मोम विधि के माध्यम से ढाल कर बनाया जाने लगा। तो पूछेगा कि पाल कला का जन्मदाता कौन है, तो धीमन और विठपाल। किसके समय में हुआ, तो पाल वंश धर्मपाल के समय में। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आप लिख भी चुके होंगे, चले कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ के बातों को पहले आप लिख लीजिए। सर उदंती बिहार नहीं समझ में आया। उदंतपुर महाविहार, बिहार शरीफ का नाम है। बिहार शरीफ जगह है ना, बिहार से। गोपाल के बारे में तो आपको लिखाना नहीं ना पड़ेगा ना, गोपाल वाला छोड़ दीजिए, धर्मपाल को लिखिए। इसी को लिखवाइएगा, इसी को बढ़िया से एक्सप्लेन कर देते हैं। टू दी पॉइंट लिखवा देगी, छोड़ दीजिए सर। लिखे 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 तेजी में लिखे। पढ़ने का यही तरीका है, इतना ही से सारा चीज इसमें आ गया हुआ, लेकिन आप लिख लीजिए। बस इतना से आपको इतना बात आप याद रखिए कि क्वेश्चन सॉल्व शॉर्ट में सारा चीज आ गया है, लेकिन आप लिख लीजिए। लिखिएगा पहला पॉइंट, धर्मपाल पाल वंश का महान शासक हुआ जो 883 से लेकर 783 से लेकर 815 ईस्वी तक शासन किया।
शासन किया। इस शासक की उपलब्धियां निम्नलिखित है। इस शासक की उपलब्धियां निम्नलिखित है। पहला पॉइंट, धर्मपाल ने या इस शासक ने पाटलिपुत्र से ही विजय स्कंदावार की स्थापना की, अंडरलाइन विजय स्कंदावार की स्थापना की और विजय अभियान की शुरुआत हुई। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट, धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर इंदिरा युद्ध को पराजित कर दिया और उसके स्थान पर चक्रा युद्ध को राजा बनाया। अगला पॉइंट, इस शासक के समय में ही त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई जिसमें प्रतिहार शासक वत्सराज, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और धर्मपाल शामिल था। इस युद्ध में धर्मपाल पराजित हो गया। अगला पॉइंट, धर्मपाल ने कन्नौज में एक शाही परिषद का आयोजन किया। जिसमें 20 राजाओं ने अधीनता स्वीकार की और इसके बाद वह इन्वर्टेड कॉमा लिखिएगा उत्तरापद स्वामी, और इसके बाद वह उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की। अगला पॉइंट लिखिएगा, धर्मपाल बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक था। और इसने तंत्रवाद लिखाए भी है, तंत्रवाद को राजकीय प्रश्रय दिया। साथ ही इसने नालंदा महाविहार
साथ ही इसने नालंदा महाविहार को 200 गांव दान में दिया। इस अगला पॉइंट, इसी शासक के समय में बौद्ध विद्वान शांति रक्षित और अतीश दीपंकर इसी शासक के समय में शांति रक्षित और अतीश दीपंकर नामक बौद्ध विद्वान तिब्बत गए थे। बौद्ध विद्वान तिब्बत गए थे। ये दोनों नाम याद रखिएगा। ये तो लिखा है जैसे सर की पॉइंट। हाँ, की पॉइंट में अंडरलाइन कर लीजिएगा दोनों नाम को। अगला पॉइंट लिखिएगा, धर्मपाल ने भागलपुर के पास विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की तथा सोमापुर महाविहार की स्थापना इसी के द्वारा किया गया। अगला पॉइंट, इसी शासक के समय में बोध गया में चतुर्मुख महादेव, हाँ लिखिए, चतुर्मुख महादेव की मूर्ति स्थापित की गई थी। पूछेगा कि बोध गया में चतुर्मुख महादेव की मूर्ति किस शासक के काल में स्थापित की गई थी? तो धर्मपाल के समय में। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अगला लिखिएगा, धर्मपाल के समय में ही नालंदा निवासी धीमन और विथपाल कांस्य मूर्ति कला को जन्म दिया गया। देखिए, आगे जो हमने आपको लिंक किया था कि धर्मपाल के सारे चीज को बता दिया था कि क्या क्या उनका उपलब्धि रहा। अब अगला जो पाल वंश का महान शासक की कड़ी में आप देखते हैं देवपाल, जो खासकर बिहार स्पेशल चीजें पूछा जा रहा है और पूछने की संभावना है, तो आप कैसे याद रखें। दूसरा जो पर्सनालिटी, महान पर्सनालिटी या शासक, उसको किस प्रकार से याद रखें, तो पहले समझिए, सुन लीजिए। इनका उपलब्धि नंबर 1 कि मुंगेर अभिलेख स्पष्ट करता है, मुंगेर अभिलेख कि सेतु बंध से लेकर रामेश्वरम तक के क्षेत्र तक विस्तार था, लेकिन ऐसा एक्सेप्टेबल बात नहीं लगता है। तो हो सकता है कि पूछेगा कि कौन सा अभिलेख है जो बताता है कि देवपाल का शासन वह सेतुबंध से लेकर रामेश्वरम तक था, तो बता दीजिए कि मुंगेर अभिलेख। एक पॉइंट यहां से बन सकता है। दूसरा, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रयाग ज्योतिषपुर किसका प्राचीनतम नाम है? तो असम का। दूसरा आप देखेंगे कि इस व्यक्ति ने, इस शासक ने क्या किया कि असम उड़ीसा के क्षेत्रों तक अपने पाल साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया। बात समझ में आ रहा होगा।
तो पूछेगा कि पाल साम्राज्य को प्रयाग, ज्योतिषपुर और उड़ीसा तक विस्तार करने वाला शासक कौन था? तो क्या जवाब देंगे? देवपाल होगा। दूसरी इसकी उपलब्धि। तीसरा जो इसका उपलब्धि है कि इसने अफगान शासक वीर देव को बुलाता है और बुलाने के बाद नालंदा महाविहार का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब पूछेगा कि नालंदा विहार का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया इस शासक ने? तो वीर देव को। फिर आपको दिखाई पड़ेगा कि पर्व पानी और केदार मिश्र इसके मंत्री थे। यह भी क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना रहेगा। अगला जो क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा जो इनका उपलब्धि था, इसके दरबार में लोकेश्वर शतक के कवि जो लेखक थे वज्रदत्त जो है उपस्थित थे, इसके ही दरबार से जुड़े हुए थे। फिर आपको याद रखना चाहिए कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि जावा का शैलेंद्र वंशीय शासक, ठीक है, जावा का शैलेंद्र वंशीय शासक बलपुत्र देव ने क्या किया था कि इनसे नालंदा में महाविहार बनाने की इजाजत मांगी थी और इस शासक ने विहार बनाने का इजाजत भी दिया और उसने विहार का निर्माण किया। तो यह सारी उपलब्धियां इस व्यक्ति का है। आप इसको 2D पॉइंट तेजी में लिख लीजिए। ग्राफ में हल्का हल्का चीज हमने लिखा है, यह ग्राफ रहेगा। शैलेंद्र वंशी नाम है सर या कुछ वंश का नाम है शैलेंद्र वंशी। शैलेंद्र शासक रहा होगा, संस्थापक रहा होगा और उसी शासक वंशी शासक बलपुत्र थे। तो पूछेगा कि नालंदा में बौद्ध विहार निर्माण का काम किस बाहर का है? जावा सुमात्रा जो देख रहे हैं इंडोनेशिया के क्षेत्र, वहां का शासक है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जावा सुमात्रा, यहाँ पे जावा सुमात्रा का ये शासक है, जावा सुमात्रा का शासक है। क्लियर हो गया होगा? लिखिए पहला पॉइंट तेजी में। मुंगेर अभिलेख कहता है कि मुंगेर अभिलेख कहता है कि दक्षिण में सेतुबंध रामेश्वर तक अपने आधिपत्य की स्थापना की थी। मुंगेर अभिलेख कहता है कि दक्षिण में सेतुबंध रामेश्वरम तक अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। दक्षिण में सेतुबंध, हाँ, सेतुबंध रामेश्वरम तक, सेतुबंध रामेश्वरम तक अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। इस शासक ने, अगला पॉइंट लिखिएगा, कामरूप, इस शासक ने कामरूप, असम, इस शासक ने कामरूप, असम और नेपाल तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य का विस्तार किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, देवपाल ने या इस शासक ने अफगान विद्वान, अगला पॉइंट, हाँ अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट पर लिखा है ना, अफगान विद्वान वीर देव को बुलाकर नालंदा महाविहार का अध्यक्ष नियुक्त किया। नालंदा महाविहार का अध्यक्ष नियुक्त किया। नालंदा महाविहार का अध्यक्ष नियुक्त किया। इसी के दरबार में, या अगला पॉइंट लिखना है तो अगला पॉइंट में कर लीजिए। इस शासक के दरबार में लोकेश्वर शतक के लेखक या कवि, लोकेश्वर शतक को अंडरलाइन कर लीजिएगा, लोकेश्वर शतक के कवि वज्रदत्त जुड़े हुए थे तथा देवपाल ने पर्वपानी और केदार मिश्र को अपना मंत्री नियुक्त किया। केदार मिश्र को अपना मंत्री नियुक्त किया। लिखिएगा अगला पॉइंट, जावा का शैलेंद्र वंशीय शासक
जावा का शैलेंद्र वंशीय शासक, तेजी में लिखिए, जावा का शैलेंद्र वंशीय शासक बलपुत्र देव द्वारा निर्मित, बलपुत्र देव ने नालंदा में बौद्ध विहार का निर्माण किया, नालंदा में बौद्ध विहार का निर्माण किया, जिसके खर्च के लिए, ऐसे लिखिए, जिसके खर्च के लिए देवपाल ने 5 गांव दान में दिया, नोट करके पॉइंट लिखिएगा, नोट करके। लिखिएगा, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद तिब्बत से धर्म स्वामिनी नालंदा महाविहार में धर्म स्वामिनी लिखा हुआ है, धर्म स्वामिनी नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हुए थे। देखिएगा, अब हेडिंग दीजिए, अन्य शासक से जुड़ी उपलब्धियां या जानकारी। अन्य अन्य शासकों की उपलब्धियां वगैरह नोट कर लिया जाए। रामपाल के मृत्यु के बाद गहरवाल लिखा हुआ है, गहरवाल लिखिएगा। गहरवालों ने भी गया और शाहाबाद के क्षेत्रों तक, गया और शाहाबाद अंडरलाइन कर लीजिए, गया और शाहाबाद के क्षेत्रों तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था, गहरवाल शासक, इसी में लिखते चलिएगा, इसी में हाँ दूसरा पॉइंट, दूसरा लिखना है तो दूसरा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। गहरवाल शासक गोविंद चंद के मुंगेर ताम्रपत्र, गोविंद चंद नाम अंडरलाइन कर लीजिएगा, गोविंद चंद के मुंगेर ताम्रपत्र में तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है, तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है मुंगेर ताम्रपत्र में, लिख लीजिएगा। जो किसानों को तुर्क शासकों की से सुरक्षा के एवज में बदले देना पड़ता था। लिख दे क्या, सुरक्षा के बदले बदले में देना पड़ता था, एवज में देना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नारायण पाल के शासनकाल में
प्रतिहार राजा मिहिर भोज ने एक मिनट शासनकाल में प्रतिहार राजा मिहिर भोज ने कन्नौज पर अधिकार करने के बाद मिहिर भोज ने कन्नौज पर अधिकार करने के बाद पाल राज्य पर हमला कर मगध पुंड्रवर्धन नहीं सुने मगध पुंड्र और मिथिला के क्षेत्रों पर सही है। पर अधिकार कर लिया। भोजपुर में इसी में सर हाँ लिख लीजिए, इसी शासक का स्मारक है बक्सर। भोजपुर में इसी में क्यों नहीं लिखी? भोजपुर में इसी शासक का स्मारक है। भोजपुर में इसी शासक का स्मारक है। अगला पॉइंट, गुर्जर प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का भी बिहार पर अधिकार बना रहा। नेपाल का भी बिहार पर अधिकार बना रहा। गुर्जर प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का भी बिहार पर अधिकार बना रहा। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट, गोपाल द्वितीय के अभिलेख नालंदा और बोध गया से मिला है। मिला है। इसके शासनकाल में विक्रमशिला महाविहार में लिखिएगा। इसके शासनकाल में यानी गोपाल द्वितीय, विक्रमशिला महाविहार में दो नाम लिखिएगा, अष्टसहस्रिका और प्रज्ञा परिमिता की पांडुलिपि तैयार की गई। अष्टसहस्रिका यस सर और प्रज्ञा पारमिता अष्टसहस्रिका और प्रज्ञा पारमिता की पांडुलिपि तैयार की गई। और प्रज्ञा पारमिता की पांडुलिपि तैयार की गई। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, थोड़ा हट जाइएगा सर। विग्रहपाल के समय, नेक्स्ट पॉइंट सर। हाँ, विग्रहपाल के समय पंचरक्षा नामक
पांडुलिपि तैयार की गई। महिपाल प्रथम, अगला पॉइंट लिखिएगा, महिपाल प्रथम टाइम पीरियड है इसका 988 से 1038 को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। को इम्पोर्टेंट पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक कहा जाता है, द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। बात समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट, महिपाल प्रथम का अभिलेख। अगला पॉइंट लिखिएगा इसी से रिलेटेड, महिपाल प्रथम से। महिपाल प्रथम का अभिलेख, इसी में सर अगला पॉइंट लिख लीजिए। महिपाल प्रथम का अभिलेख मुजफ्फरपुर के इमादपुर से तथा नालंदा से प्राप्त होता है। मुजफ्फरपुर के इमादपुर और नालंदा से प्राप्त होता है, अब छोटा सा हेडिंग दे दिएगा, सेन वंश। अब दूसरा वंश आ गया सर। हाँ, कुछ जानकारी हुआ। हम पाल वंश के जो मेन शासक थे उनकी उपलब्धियां बताया एग्जाम बेस्ड, और उससे रिलेटेड जो अंश शासक थे और उसकी उपलब्धियां था वह पूरा एक साथ आपको मिल चुका है। अब पाल वंश के बाद आपको अगला जो हमने बताया सेन वंश। तो सेन वंश को हम कैसे याद रखें? तो सेन वंश में एक पहला है कि संस्थापक, तो इसका नाम याद रखिएगा सामंत सेन। और सेन वंश का जो राजधानी है वह नदियां लखनौती है। सेन वंश की राजधानी कहाँ है? नदिया या लखनौती, याद रखिएगा। फिर इसका शासक वंश का क्रम व्यवस्थित सजाने के लिए आपको कह सकता है, तो याद रखा है सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, तो लास्ट में लक्ष्मण को याद रखिएगा। भरत राम का जो भाई थे लक्ष्मण, तो लक्ष्मण सेन के नाम से याद रखिएगा। सब पहले सामंत सेन को, फिर विजय को याद रखिएगा, फिर बल्लाल को रखिएगा, और लास्ट में लक्ष्मण सेन को याद रखिएगा। तो इन लोग का बहुत उपलब्धि ज्यादा नहीं है, लेकिन बल्लाल सेन का आप याद रखेंगे कि बल्लाल सेन ने क्या किया कि दान सागर और अद्भुत सागर नामक पुस्तक की रचना की। पूछेगा कि दान सागर और अद्भुत सागर पुस्तक की रचना किसने की? तो बल्लाल सेन। बात समझ में आ रहा होगा कि दान सागर और अद्भुत सागर की रचना बल्लाल सेन ने किया। और लास्ट जो है लक्ष्मण सेन, यह देखिएगा कि लक्ष्मण सेन में आपको बख्तियार अली खिलजी का जो नाम सुने होइएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट उसको कह सकते हैं। जब वह गया, आज तो कोई कुछ भी बहुत ज्यादा आतंक नहीं है, वो बहुत नॉर्मल है। जिस क्षेत्र से वो जाने का काम किया, बौद्ध बिहार को पहले उसका डायरेक्शन पता कर लिया, दोनों तरीके से तहस नहस करते हुए बंगाल की लखनऊ तक पहुंचने का काम करता है। जैसे ही आपको लक्ष्मण सेन को पता चलता है कि कोई बाहर के तुर्क आक्रमणकारी यहाँ आ गए हैं, तो क्या करता है कि वह अपना जो राजधानी था उसको छोड़कर साउथ बंगाल में जाकर छिप जाता है। बात समझ में आ रहा होगा। तो इसके दरबार में यह राजनीतिक रूप से कमजोर है, लेकिन आप देखेंगे कि साहित्य के रूप से और संस्कृति के रूप से क्या है? मजबूत है। तो यहीं पे आपको दिखाई पड़ेगा कि गीत गोविंद के लेखक जयदेव को संरक्षण मिला हुआ है। पूछेगा कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो आपको जवाब देना है जयदेव। दूसरा कि फिर अगला जो है पवना दूत के रचयिता धोई, इसी लक्ष्मण सेन के दरबार में रह रहे थे, और इसने हलायुद्ध को अपना न्यायाधीश बनाने का काम किया। कोई दिक्कत नहीं है। एक और मेजर जो पॉइंट है सेन वंश के बारे में, यह पहला शासक था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में लिखवाने का कार्य करता है। पहला वंश है सेन वंश। समझ में आ रहा होगा। संस्कृत में हमने आपको बताया कि संस्कृत में लिखने का काम आपको मतलब जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन के द्वारा किया जाता है। यहां तक की बात हमने आपको समझाया। अब बिहार पर एक नए वंश की जानकारी लेंगे, कर्नाट वंश।
अब यहाँ का मिथिला का कर्नाट वंश की, देखिए जो अभी हम पढ़ाए हैं मिथिला का कर्नाट वंश, उस पर एक इम्तियाज अहमद का पुस्तक एक आप देखोगे मार्केट में क्वेश्चन वाला, तो जरा क्वेश्चन देखिए और बीएस से क्वेश्चन भी देखिए। हम आपको बोलना नहीं, हम खाली क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप लोग शांति से सुनिए। मिथिला या तिरहुत में कर्नाट वंश का संस्थापक था, सामने है, अब चुपचाप देखते हैं। नानदेव। मिथिला कर्नाट शासकों की राजधानी थी सिमरावगढ़। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह देव, लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा देखिए, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हो गया, तो ये आगे एक टाइम है तो उससे कोई मतलब नहीं, डेट आपको कोई मतलब नहीं है। बिहार के किसके समय पंजी प्रबंधन, तो अभी हमने आपको पंजी प्रबंधन बताया है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्नाट वंश, कर्नाट शासक वंश लिखा है। तिब्बत इतिहास का धर्म स्वामी तिरहुत आया, तो यहाँ 1234 लिखा है, तो डेट से बहुत ज्यादा फैक्ट याद रखने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आ रहा होगा। हमने बताया कि राम सिंह देव के समय में धर्म सिंह, अभी एक्सप्लेन करेंगे, ये भी आपको क्वेश्चन है। बख्तियार अली खिलजी के आगमन के समय कर्नाट राज पर किसका शासन था, तो नरसिंह देव अभी लिखे हैं आपको। बख्तियार अली खिलजी के समय में कोई दिक्कत नहीं है। कहा है कि तुर्की सेनापति तुगरिल तुमन, तो आगे जब आएगा, जब अगला जब आएगा तो वहां पे आपको मिल जाएगा, द्वारा मिथिला पर आक्रमण चर्चा करने वाला विदेशी यात्री था, तो आपका लामा तारानाथ और धड़ स्वामी। यह क्वेश्चन आपको तुगलक वाला एरिया में जब पढ़ेंगे तो वहां आपको दिखाई पड़ेगा, समझ में आ रहा होगा। राम सिंह देव के समय में तुगरिल का अभियान होता है, यह भी आपको वहां दिखाई पड़ेगा, जब आप तुगल पढ़ेंगे उस समय दिखाई पड़ेगा। पंजी प्रबंधन मिथिला क्षेत्र किसके शासनकाल में हुआ, तो अभी कुलीन प्रथा या पंजीकृत प्रथा की शुरुआत इसी के शासनकाल में हुई। ये सारे प्रश्न आप बनाने के लिए इच्छुक हो जाएंगे इस चैप्टर से, अभी पहले समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है आपको, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि मिथिला का कर्नाट वंश, तो सुनिए 2 मिनट में आप फटाफट रिकॉल हो जाएगा। तो कोई भी वंश होगा तो उसमें पहला बात होता है कि संस्थापक जरूर आएगा, पहली बात। तो हमने कहा कि 1097 मतलब आपको तिरहुत प्रमंडल का जो एरिया होता है उस क्षेत्र में, समझ में आ रहा होगा, इसने यह वंश मिथिला का कर्नाट वंश की स्थापना, एक नया वंश दिखाई पड़ रहा है। और 1097 एडी में नान देव के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। तो जो नान देव थे उनकी क्या विशेषता थी, मतलब उपलब्धि, अचीवमेंट क्या रहा, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि उन्होंने खुद नाट्यशास्त्र पर टीका लिखा। एक नाट्यशास्त्र की पुस्तक है जिस पर कमेंट्री बोलते हैं ना उसको, कमेंट्री, टीका लिखने का काम किया। उनका ही पुस्तक था सरस्वती हृदय अलंकार। यह पुस्तक आपको नानदेव का था। इन्होंने बंगाल पर आक्रमण किया और इसलिए इन्होंने अपना मतलब आपको उपाधि धारण किया गौरध्वज का। किसका उपाधि? गौरध्वज का। तो गौरध्वज का जो उपाधि पूछे, गौरध्वज का उपाधि किसने धारण किया? तो नानदेव। नानदेव जब इस वंश की स्थापना किया तो उन्होंने क्या किया कि इसकी राजधानी सिमरावगढ़ रखा। तो पूछेगा कि मिथिला का कर्नाट वंश का राजधानी कहाँ था? तो सिमरावगढ़, यह वर्तमान कहाँ है? नेपाल। समझ में आ रहा होगा। और आपका नेपाल और बंगाल से हमेशा इस वंश का शत्रुता बना हुआ था। एक शासक को आपने जाना, नानदेव को। दूसरा जो शासक था हरि सिंह देव। हरि सिंह देव की शासन की शुरुआत 1188 एडी में होता है। नरसिंह देव का शासन की शुरुआत 1188 में होता है। और इसका आप दिखाई पड़ेगा कि नेपाल और बंगाल से शत्रुता था। समझ में आ रहा होगा। इस कारण से उसने क्या किया कि तुर्क जो आक्रमणकारी थे, भारत में आ रहे थे, गुलाम वंश से रिलेटेड थे, सल्तनत पीरियड की शुरुआत हो गई है, उनको सहयोग दिया। मोहम्मद गोरी को, मतलब हिंदू शासक के खिलाफ मोहम्मद गोरी को मदद किया था, क्योंकि उससे तालमेल नहीं रह रहा होगा। ये इसी समय बख्तियार अली खिलजी बंगाल के लखनऊती पहुंचने, पूछेगा कि बख्तियार अली खिलजी जिस समय बंगाल पहुंच रहा था या लखनऊती पहुंच रहा था, उस समय कर्नाट वंश का कौन शासक थे? तो नरसिंह देव। बताना है, नरसिंह देव का नाम याद रखना है। समझ में आ रहा होगा। फिर हमने आपसे कहा कि 1227 यहां एडी पे राम सिंह देव गद्दी पर बैठते हैं। अगला जो है तो आप याद कर सकते हैं कि नानदेव को छोड़ के नरसिंह देव, नरसिंह याद रखिएगा, भगवान विष्णु का ही नाम है।
राम तो नाम है ही, अगला पहले नरसिंह होगा फिर राम आएंगे, तो राम सिंह देव गद्दी पर बैठते हैं, क्योंकि नाम आपको याद करने के लिए आसानी हो जाएगा, तो उपलब्धि अचीवमेंट रहेगा। नानदेव को छोड़ दीजिए, नानदेव को संस्थापक है ऐसे भी याद रहेगा, सिमराट को भी याद रहेगा, लेकिन 3-4 पर्सनालिटी जैसे तो नरसिंह, भगवान नरसिंह को याद रखिएगा, तो नरसिंह देव पहले आएंगे, फिर उनकी उपलब्धि को याद हो जाएगा आपको। उपलब्धि क्या होगा कि तुर्की को मदद कर रहे हैं और बख्तियार अली खिलजी जब आक्रमण करता है तो वही शासक। फिर राम सिंह को रखिएगा, राम को रखिएगा, भगवान राम का नाम याद रखिएगा, तो राम सिंह देव याद रखेंगे। जैसे ही गद्दी पर बैठता है तो पटवारी व्यवस्था, एक अलग प्रकार की पटवारी व्यवस्था को शुरू किया। हमने कहा कि धर्म स्वामी जो तिब्बत से, हमने कहा था कि तिब्बत का यात्री था, बौद्ध यात्री था, वह मिथिला क्षेत्र में आने का काम किया। मिथिला जो इनका राज दरबार था वो क्षेत्र में आया। फिर हमने कहा कि श्रीधर, आचार्य, पृथ्वीधर आदि और भी स्कॉलर हैं जो आपको राम सिंह देव के शासनकाल से जुड़े हुए हैं। फिर राम सिंह देव के बाद शक्ति देव को ले आइए, शक्ति पावर याद रखिएगा, शक्ति देव एक सीक्वेंस बना लीजिएगा। तो शक्ति देव का एक उपलब्धि रहा कि जब रणथंभौर के राजा, क्षत्रिय राजा हमीर देव के खिलाफ क्या हुआ कि अलाउद्दीन ने जब आक्रमण किया तो अलाउद्दीन के पक्ष से, अलाउद्दीन खिलजी के तरफ से आपको शक्ति देव ने अपना सेना भेजा और उसको मदद करने का कार्य किया। बात समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन यहां बनेगा कि अलाउद्दीन को मदद करने वाला या रणथंभौर राजा हमीर देव के खिलाफ सैन्य मदद करने आने वाला शासक, कर्नाट वंशीय शासक कौन था? शक्ति देव था। बात समझ में आ गया होगा। फिर अंतिम शासक, कर्नाट वंश का सबसे महान शासक कौन थे? हरि सिंह देव। हरि भजन वाला जो चर्चा होता है, तो हरि सिंह देव को याद रखिएगा। यह अंतिम और महान शासक थे जिन्होंने पंजीकृत प्रथा या कुलीन प्रथा, इसका कहने का मतलब है कि अगर आप कुल से सर्वोच्च हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, तो एक नया व्यवस्था शुरू किया कि आप अपना पंजीकरण करवा लीजिए कि हम स्कूल के हैं, इस वंश से हैं, इससे जुड़े हुए, हम सर्वोच्च हैं या सर्वश्रेष्ठ हैं। इतनी सारी डाटा या जानकारी आपको हमने मिथिला के कर्नाट वंश से देने का काम किया। अब उसी को कॉपी पे उतार लीजिए, लिखिए पहला पॉइंट। देखिएगा, पाल शासक रामपाल के शासनकाल में, पाल शासक रामपाल के शासनकाल में, अंडरलाइन रामपाल को, रामपाल के शासनकाल में मिथिला में कर्नाट वंश का उदय हुई। मिथिला में कर्नाट वंश का उदय हुई। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव ने, टाइम लिख लीजिएगा, ये लिखा हुआ हो 1097 AD में किया। इस वंश की राजधानी सिमरावगढ़ ब्रैकेट में वर्तमान नेपाल में थी। इस वंश की राजधानी सिमरावगढ़ ब्रैकेट में वर्तमान नेपाल में थी। वर्तमान नेपाल में थी। लिखिए अगला पॉइंट, नान्यदेव के द्वारा सरस्वती हृदयालंकार नामक पुस्तक की रचना की। अगला एक उसी में लिख लीजिएगा, स्थापना की। और नान्यदेव के मंत्री श्रीधर ने
लिखिएगा सदुक्ति करना मृत, हाँ सदुक्ति करना मृत नाम की एक पुस्तक लिखी। सदुक्ति करना मृत नाम से एक पुस्तक की रचना की। रचना है। अगला पॉइंट, बंगाल पर आक्रमण करने के कारण ही नान्यदेव को, बंगाल पर आक्रमण करने के कारण ही नान्यदेव को गौरध्वज कहा जाता है। गौरध्वज कहा जाता है। गौरध्वज कहा जाता है। गौरध्वज कहा जाता है। अब अगला शासक क्या लिखिएगा, अगला थोड़ा अलग कलर पेन, हरि सिंह देव। दूसरा शासक नंबर 2 लिखिएगा। दूसरा शासक नरसिंह देव, सॉरी नरसिंह देव। दूसरा शासक लिखिएगा नरसिंह देव, 1188 है। 1188 लिखिएगा। इस यानी नरसिंह देव का नेपाल और बंगाल से शत्रुता होने के कारण, नेपाल और बंगाल से शत्रुता होने के कारण इसने तुर्कों के प्रति सहयोगात्मक नीति अपनाई। सहयोगात्मक नीति अपनाई। दूसरा पॉइंट, नरसिंह देव ने एक हिंदू शासक के विरुद्ध, एक हिंदू शासक के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता की थी। के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता की थी। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, नरसिंह देव के शासनकाल में ही लिख रहे हैं, नरसिंह देव के शासनकाल में ही बख्तियार अली खिलजी ने तिरहुत होते हुए 1202 में लखनौती गया था। इसी क्रम में नरसिंह देव ने धन देकर खिलजी को संतुष्ट किया। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला शासक, हाँ राम सिंह देव लिखिएगा। हाँ राम सिंह देव लिखिए। देखिए पहला पॉइंट, 1227 ईस्वी में
1227 ईस्वी में राम सिंह देव गद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में उसी में इसके शासनकाल में तिरहुत पर मुस्लिम आक्रमण होता रहा। तथा उन्हें नजराना देकर सुरक्षा प्राप्त करते थे। अगला पॉइंट, राम सिंह देव के द्वारा, अगला पॉइंट लिखिएगा, राम सिंह देव के द्वारा पटवारी व्यवस्था की शुरुआत की गई। राम सिंह देव के द्वारा पटवारी व्यवस्था की शुरुआत की गई। अगला पॉइंट, राम सिंह देव के शासनकाल में ही श्रीधर आचार्य ने लिखा हुआ है, श्रीधर आचार्य ने अमरकोश पर टीका सदाशया की रचना की थी। सदाशया अमरकोश रचना, अमरकोश पर सदाशया नामक टीका की रचना की थी। इसके दरबार में, मतलब राम सिंह देव के दरबार में पृथ्वीधर, इसी में सर, हाँ उसी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वीधर, रत्नेश्वर और छत्रधर रह रहे थे। लिखिएगा अगला पॉइंट, राम सिंह देव के शासनकाल में ही तिब्बत यात्री धर्मस्वामी मिथिला आया और पाटा, लिखिएगा ब्रैकेट में सिमरावगढ़, पाटा, सिमरावगढ़। सर कौन तिब्बत यात्री धर्मस्वामी मिथिला आया और उसने पाटा ब्रैकेट में सिमरावगढ़ का चर्चा करता है। अगला हेडिंग लगेगा उसी में, शक्तिदेव के बारे में लिखिए। अगला शासक शक्तिदेव का, एक पेन चेंज कर लीजिएगा आप लोग, शक्तिदेव। लिखिएगा इसमें रणथंभौर के राजा, देखिए शक्तिदेव वाला में लिखिए, रणथंभौर के राजा हम्मीर देव के खिलाफ अलाउद्दीन को
अलाउद्दीन को सैन्य सहायता प्रदान की। लिखिए अगला, हरि सिंह देव लिखा हुआ है, हरि सिंह देव। लिखिएगा, कर्नाट वंश का अंतिम महान शासक थे। हरि सिंह देव कर्नाट वंश का अंतिम महान शासक थे, जिन्होंने कुलीन प्रथा या पंजीकृत प्रथा की शुरुआत की। इनके दरबार में राजनीति रत्नाकर के रचयिता पुस्तक है, राजनीति रत्नाकर के रचयिता चंडेश्वर ठाकुर रह रहे थे। हाँ, चंडेश्वर ठाकुर रह रहे थे। अगला पॉइंट, मैथिली की प्रथम पुस्तक वर्ण रत्नाकर है। मैथिली की प्रथम पुस्तक वर्ण रत्नाकर है। लिख लीजिएगा, पूछेगा कि प्रथम पुस्तक कौन है तो बता दीजिएगा, वर्ण रत्नाकर है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, 1324 ईस्वी में 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला पर आक्रमण किया तो हरि सिंह देव नेपाल भाग गया। और मिथिला सल्तनत का हिस्सा बन गया। दो पॉइंट और लिख लीजिएगा। एक काम कीजिए, यहां से लिखे हैं, वहां पे 1324 लिखे हैं, उसके जस्ट ऊपर लिख लीजिए तुगलक। जैसे लिखे हैं 4 पॉइंट है, लिख लीजिए, ऐसे समझ में आएगा। तुगलक, हाँ 1324 जो लिखे हैं, जो पॉइंट लिखे हैं तुगलक से रिलेटेड उनसे पॉइंट है, इसलिए लिख लीजिए। इसके ऊपर, हाँ बस ऊपर, उसके माथे पे लिख दीजिए तुगलक। लिखिएगा अगला पॉइंट, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा मिथिला के क्षेत्र को तुगलकपुर नाम दिया गया। तुगलकपुर नाम दिया गया तथा अहमद नामक व्यक्ति को प्रशासन सौंप दिया गया।
तथा अहमद नामक व्यक्ति को प्रशासन सौंप दिया गया। यहां से मोहम्मद बिन तुगलक का सिक्का भी प्राप्त होता है, तुगलकपुर से। यहां से मोहम्मद बिन तुगलक का सिक्का भी प्राप्त होता है, सिक्का भी प्राप्त होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं सदी में चौदहवीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने यहां एक नए वंश वैनवार वंश देखिएगा, वैनवार वंश की शाखा की शुरुआत की। वैनवार वंश की शाखा की शुरुआत की। इसी वंश के शासक वैनवार वंश शिव सिंह लिखिएगा। शिव सिंह के दरबार में शिव सिंह अंडरलाइन कर लीजिएगा। शिव सिंह के दरबार में मैथिली कोकिल विद्यापति रह रहे थे। मैथिली कोकिल विद्यापति रह रहे थे। जिनकी रचना कृतिलता है। विद्यापति की रचना क्या है? कृतिलता है। इन्होंने कहा जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भावनी माया। समझ में आ रहा होगा? माँ दुर्गा की स्तुति उच्चारण करते हैं। इसी के साथ सर आप रचना क्या था सर? कृतिलता, इनकी रचना का नाम कृतिलता है। इसी के साथ आपको मिथिला का कर्नाट वंश से जुड़े हुए जो स्रोत थे, जो जानकारी था, हमने आपको देने का काम किया। अब हेडिंग लगाइएगा, बिहार में तुर्क शासन। अगला हेडिंग है बिहार में तुर्क शासन। अगला चैप्टर होगा